हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। डेट आज 17 अक्टूबर 2020 और एक्सप्लेन पेज पे देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज अपन डिस्कस करेंगे। 3 आर्टिकल्स आए हैं। पहला आर्टिकल सॉलिडेरिटी ट्रायल डैम्पनर। अभी जितने भी वैक्सीन्स के अलावा जितनी भी और ड्रग्स का यूज़ किया जा रहा था कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हो गई या रेमडेसिविर, ऐसे करके ये बहुत सारी दवाइयाँ चल रही थी, बट उनका रिज़ल्ट एक्चुअल में देखें तो ग्राउंड लेवल पे सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो WHO ने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया है कि बोले ये ड्रग या इन ड्रग्स का जो कॉम्बिनेशन दिया जा रहा था ट्रीट करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं इनफेक्टिव रहा है, और पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स के लिए जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। ठीक है, अब जब देखो ड्रग्स की ज़रूरत, वैसे तो असिम्प्टोमेटिक अगर किसी के कोविड-19 इन्फेक्शन है तो उनको तो ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, उनको तो आइडिया ही नहीं है कि उनकी बीमारी भी है क्या। ठीक है, पर जिस तरफ जब सिम्टम्स आ चुके हैं और कहीं ना कहीं सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ का सामना कर रहे हैं पेशेंट्स और फिर हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, तो उनको ये जब ड्रग्स दिए जा रहे हैं तो उस केस में अगर उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर फ़ायदा क्या है। बस इस आर्टिकल में बस उन दवाइयों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि जिस तरीके से माहौल बना हुआ था रेमडेसिविर को लेकर के या फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लेकर के कि यह बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रही है ये, तो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे इनसे रिलेटेड कोई इतना सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इन पे रिलाई 100% करना पॉसिबल भी नहीं है, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग दिल्ली के कुछ डॉक्टर्स ने भी इस चीज़ को डिस्कार्ड किया है कि ये 100% क्योर करती हैं क्या। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ काम का मुझे लगा नहीं। ये वाला आर्टिकल है QAnon। ये आर्टिकल जो है इसमें आप देखोगे अभी यूएसए में ऑलरेडी आप देख रहे हो इलेक्शन कैंपेन चल रहे हैं। दूसरा, यूएसए में ही आप देखोगे तो एक क्यू नाम का बंदा वेबसाइट बनाता है डिफरेंट, और उन वेबसाइट से क्या कर रहा है, फेक न्यूज़, वायलेंस ये स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पर आपको पता है कि वेपन रखना, जैसे कि बंदूक रखना, गन अपने साथ में रखना इज़ नॉट ए इलीगल एक्ट। ठीक है, अपने जैसे यहाँ पर बंदूक रखना अलाउ नहीं है, लाइसेंस लेना पड़ता है, वहाँ पर लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो इन अपनी वेबसाइट्स के थ्रू वो वायलेंस क्रिएट कर रहा है, अलग अलग तरीके के हेट स्पीचेस को वो प्रमोट कर रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ जाती है क्यों एक इंडिविजुअल है या इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, ये भी क्लियर नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी इसमें एड्रेस किया गया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा कि ये QAnon क्या है, मुझे कुछ पता नहीं है, और ये कहीं ना कहीं यूएसए में वायलेंस को एक तरीके से फीड करता जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। वहाँ पे शूटिंग के केसेस भी आ गए बहुत सारे, कई यूथ मर गए उनमें। ठीक है, तो ये अपने इतने काम का है नहीं। बाकी हाँ, जब कभी भी इंटरनेट के बारे में कुछ लिखना हो तो QAnon कॉन्स्पिरेसी के बारे में आप लिख सकते हो कि यूएसए में इस तरीके से वायलेंस क्रिएट करने में एक जो हिडन मतलब एक तरीके से एनोनिमस इंडिविजुअल्स हैं वो किस तरीके से हेट स्पीच को ऐसे स्प्रेड करते हैं। आज अपने इंडिया में भी कहीं देख लो ना, फेसबुक पर इधर कितना कुछ होता रहता है। तो कोई एक पोस्ट डाल देते हैं, उसकी वजह से पूरा सोशल हार्मनी हमारी पूरी ख़त्म होती दिखाई देती है। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल तो बिल्कुल काम के नहीं है, जो काम का था मैंने बता दिया, बाकी और मुझे लगता नहीं इन्फॉर्मेशन काम की है आपकी। फिर ये वाला आर्टिकल है दैट इज़ ट्रैकिंग द वेदर सिस्टम, कि हैदराबाद में अभी आर्टिकल अपने एडिटोरियल डिस्कशन में ऑलरेडी पिक किया था एक, जिसमें बताया था हैदराबाद और पुणे में रेनफॉल ज़बरदस्त देखी गई है, और हैदराबाद में तो पिछली पूरी सेंचुरी में सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखी गई है। तो यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे पूरा पैटर्न क्या रेनफॉल का रहा, और आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा पहले मैकेनिज्म बता देता हूँ कि साइक्लोन फॉर्मेशन होता कैसे हैं बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। इसमें देखो, जैसे ये इंडिया है फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर तो बे ऑफ बंगाल हो गई और ये हो गया अरेबियन सी। आपने 11th की जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तो इक्वेटर पे ओरिजिन नहीं हो सकते साइक्लोन्स, इक्वेटर से ऊपर थोड़ा सा और थोड़ा बहुत साउथ की तरफ। कहने का मतलब 5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर जाओ थोड़ा सा और 5 डिग्री साउथ से नीचे जाओ। ये 5 to 5 के बीच का जो पोर्शन है ना इक्वेटोरियल, जहाँ पे हाईली डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं, या इक्वेटर के आसपास में जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ है, वहाँ पर आपको साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि कोरियोलिस इफेक्ट इनको नहीं मिल पाता। तो होता क्या है कोरियोलिस इफेक्ट, कि जब अर्थ रोटेट करती है तो एक वर्चुअल या फिर एक हिडन फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी वजह से जब भी कोई चीज़ अर्थ सरफेस पर थोड़ा सा एयर में उठ के अगर मूव करने की कोशिश करती है, तो उसको यूं फील होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो वो दाईं तरफ शिफ्ट हो रही है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो। जैसे फेस जिस तरफ है आप देखोगे, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो अर्थ के
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो और यहाँ पर आप खड़े हो, तो आपका फेस जिस तरफ है उस तरफ आप रखोगे, तब आपको महसूस होगा कि पीछे से आने वाली हवा आपको दाईं तरफ धकेल रही है। अब चाहे फेस किधर भी हो, कोई मैटर नहीं करता। समझ गए आप मेरी बात को? फेस चाहे इधर है तो आपको धक्का लगेगा इस तरफ, और फेस अगर आपका इधर है तो आपको धक्का लगेगा इस तरफ। इसी के जस्ट ऑपोजिट आप देखोगे सदर्न हेमिस्फीयर में, कि जब आप सदर्न हेमिस्फीयर में खड़े हो तो आपको हवा, पीछे से आने वाली हवा ऐसे महसूस होगी कि वो आपको बाईं तरफ धकेल रही है। तो अगर आपका फेस इस तरफ है तो आपको धकेलेगी इस तरफ। इसी तरीके से अगर आपका फेस इस तरफ है तो आपको धकेलेगी इस तरफ। ठीक है, तो ये होता है एक वर्चुअल, एक आप कह सकते हो कि जिसको क्लियरली नहीं डिफाइन कर सकते, ऐसा फोर्स होता है, इसको कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। तो जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जो फोर्सेज होते हैं वो कैसे काम करते हैं, देखो यहाँ पर टेम्परेचर आपको मिल जाएगा, क्योंकि इक्वेटर से ज़्यादा दूर नहीं है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री या 27 डिग्री से ज़्यादा मिल जाएगा आपको। साथ में एग्जैक्टली इक्वेटर पर लोकेटेड ये है नहीं, तो यहाँ पर वो भी पोजीशन नहीं है कि इक्वेटर पे होने की वजह से इनको कोरियोलिस फोर्स नहीं मिलेगा। और छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं यहाँ पर, जैसे अंडमान निकोबार की बात करें पर्टिकुलरली, तो होता क्या है, हर साल जब सन का मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ होता है, आते टाइम पे और वापस जाते टाइम पे, दोनों सिचुएशन आप देखना। एक तो आते टाइम पे, जब ये मार्च, आप बोल सकते हो इसको पर्टिकुलर मंथ बोल सकते हो, मार्च अप्रैल मई वाला मंथ, मतलब मार्च के लगभग वाला मंथ, ठीक है, मार्च अप्रैल या फिर फरवरी मार्च उस टाइम पे। क्योंकि मकर संक्रांति के बाद में क्या होता है कि जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू होता है और हमारे धीरे धीरे गर्मी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। दूसरा जो मोमेंट होता है वो होता है कि जब हमारे पीक गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है 21 जून, फिर उसके बाद में फिर वापस से जाने की कोशिश करता है ये सन नीचे की तरफ, साउथ की तरफ, तब आता है अक्टूबर और दिसंबर के बीच का ये 3 महीने। तो इन महीनों में क्या होता है कि बे ऑफ बंगाल, और 2 सेगमेंट बता दिए मैंने आपको, एक तो मार्च अप्रैल वाला पोर्शन हो गया, एक अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला ये पॉइंट हो गया। तो होता क्या है हमारे यहाँ पर कि मार्च और अप्रैल और इन दोनों सेगमेंट्स में जो सन है उसका मूवमेंट कहीं ना कहीं इस वाले रीजन में ज़्यादा इफेक्ट दिखाता है। जो सदर्न इंडियन पोर्शन आ गया, बे ऑफ बंगाल वाला रीजन आ गया और अरेबियन सी वाला, तो यहाँ पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। हाई टेम्परेचर, हवा गर्म होकर के ऊपर उठेगी तो नीचे हो गया लो प्रेशर। अब वो लो प्रेशर में विंड स्पीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग लो प्रेशर भी बन सकता है, डिप्रेशन भी बन सकता है और फिर डीप डिप्रेशन भी बन सकता है। 3 लेवल में होता है, और ये लेवल किस बेसिस पे डिसाइडेड होते हैं, विंड की स्पीड क्या है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारे जो लो प्रेशर क्रिएट होते हैं, फिर वो क्या होते हैं कि धीरे धीरे मान लो एक ये आइलैंड है, एक ये आइलैंड है, एक ये आइलैंड है, यहाँ पर ये आइलैंड हीट अप हुआ, अब लैंड मास हीट अप होगा तो यहाँ पर जो हवा होगी वो ऊपर उठेगी और आसपास की हवा यहाँ पर आएगी फिल करने के लिए। तो ऐसे करके लगातार उठती जाएगी और यहाँ पर बन जाएगा लो प्रेशर। अब ये पास वाले आइलैंड में भी ऐसा ही हो गया, तो ये एक दूसरे को ज्वाइन करके फिर अपना एरिया बढ़ा लेंगे, फिर तीसरे को ज्वाइन कर लेंगे तो अपने एरिया को बढ़ा लेंगे। तो ऐसे करके जो अंडमान सी है, नॉर्दर्न अंडमान सी, वहाँ पर ये साइक्लोनिक कंडीशन बन जाती है बे ऑफ बंगाल में। अब होता क्या है, आपको पता है कि अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है, ये डायरेक्शन है। अब अंडमान सी यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर साइक्लोन बन रहा है तो साइक्लोन का मूवमेंट किधर होगा, इधर इस तरफ जाएगा, क्योंकि अर्थ इधर जा रही है तो साइक्लोन तो इधर आएगा। तो आप देखोगे कि इंडिया में ज़्यादातर जो डिजास्टर्स होती हैं वो बे ऑफ बंगाल वाले जो साइक्लोन्स है उनकी वजह से होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर डायरेक्शन किधर आएगी, ये वाली डायरेक्शन रहेगी साइक्लोन की। जबकि अरेबियन सी में जो साइक्लोन बनेंगे उनसे हमारे यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट में इतना लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस साइक्लोन की डायरेक्शन इधर जाएगी। कहने का मतलब ये जाके लॉस करेंगे अरेबियन कंट्रीज में जाकर के, जैसे यमन हो गया, ओमान हो गया, यहाँ जाके स्ट्राइक करते हैं फिर ये साइक्लोन्स, या फिर सोमालिया हो गया उस तरफ। तो इस तरीके से आप देख सकते हो बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन डेवलप होते हैं उसकी वजह से इंडिया में रेनफॉल होती है। पर्टिकुलर बात की जाए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाले मंथ में, और एक मंथ, एक सेगमेंट आपको मैंने बताया मार्च से मई के बीच में। और किस तरीके से सन का मूवमेंट है वो मैटर करता है, वो चीज़ भी मैंने आपको बताई। तो बिल्कुल अगर ये चीज़ समझ में आ गई आपके, तो इसी वजह से ये रेनफॉल हुआ है। क्योंकि आपको पता है अभी सन रिट्रीट कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से धीरे धीरे इक्वेटर की तरफ जा रहा है। अब जैसे ही जैसे ही रिट्रीट करेगा
तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है बे ऑफ बंगाल में जो सिचुएशन रिक्वायर्ड है, जो कंडीशन रिक्वायर्ड है साइक्लोन जनरेशन के लिए, वो फुलफिल होती है। इसीलिए आप देख लो अक्टूबर मंथ में हमारे इंडिया में एनुअली अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर 3 मंथ में टोटल 5 साइक्लोन्स जनरेट होते हैं। उन 5 साइक्लोन में से 4 जो हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और बे ऑफ बंगाल में डेवलप होते हैं, और पर्टिकुलरली किस टाइम पे, अक्टूबर दिसंबर के टाइम पे। उनमें से एक ये साइक्लोनिक कंडीशन बनी जो कि नॉर्दर्न अंडमान सी से डेवलप होके यहाँ पर बना डिप्रेशन, और डिप्रेशन फिर बाद में आगे बढ़ते बढ़ते आप देखो यहाँ पे कैसे सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ये देखो यहाँ पर डिप्रेशन क्रिएट हुआ, फिर बाद में मूव होता होता लैंड पे काकीनाडा वाले रीजन पे स्ट्राइक करता है, वहाँ पे डीप डिप्रेशन, मतलब और भी ज़्यादा स्पीड पकड़ ली रेनफॉल ने, और हैदराबाद पहुँचते पहुँचते बहुत गजब की रेनफॉल हो जाती है, पहला स्टेट। फिर उसके बाद में और वेस्टवर्ड मूव करता है, तो आप देखो नॉर्दर्न कर्नाटका को भी क्रॉस कर दिया। तो आप यहाँ पे नोटिस करते जाओ, आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, ये ट्रैक का पूरा उसका साइक्लोनिक जो रेनफॉल हुई है अभी। शुरुआत देखो कंडीशन की कब होती है, 11 अक्टूबर को, और लास्ट अभी भी 16 अक्टूबर को भी वेस्ट कोस्ट जो है महाराष्ट्र की ऑफ कोस्ट अरेबियन सी, वहाँ पर और भी डिप्रेशन बन रहा है वहाँ पे। तो पहले तो डिप्रेशन बना, फिर डीप डिप्रेशन बना, तो काकीनाडा वाला रीजन में रेनफॉल कर दिया, फिर हैदराबाद वाले रीजन में रेनफॉल करते हुए फिर डिप्रेशन और बनता रहा। तो सीक्वेंस में कंटिन्यूस ये प्रेशर लो बनता रहा और रेनफॉल होता रहा हुआ। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हैदराबाद और पुणे, ये 2 ऐसे सिटीज़ थी जहाँ पर ज़बरदस्त यहाँ पे रेनफॉल हो गई। और हैदराबाद का तो जो रेनफॉल का रिकॉर्ड है वो पिछले 117 सालों में ये पहली बार इतनी ज़्यादा रेनफॉल हुई है, आप देख सकते हो पूरी सेंचुरी में। ठीक है, अब इसके पीछे क्या क्या वजह है कि जिसमें ये रेनफॉल जो था वो फ्लड में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें सिंपल सी बात एक ही बताई गई है, क्योंकि आपको पता है कि अभी मानसून सीज़न अभी गया ही है। हमारे यहाँ पर रेनफॉल जो जून जुलाई अगस्त सितंबर, इन 4 महीनों में जो हमारे रेनफॉल होता है वो मानसून रेनफॉल होती है। और किस वजह से होता है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। ये चीज़ तो आपको पता होगी। अब होता क्या है, जैसे जैसे सन रिट्रीट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे की तरफ जाता है, साउथ की तरफ, सदर्न पोल की तरफ, तो उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हमारे हाई प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। नॉर्दर्न जो गंगा प्लेन है ना, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, वहाँ पर हाई प्रेशर बनना शुरू होता है, क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता है। अब टेम्परेचर डाउन, जैसे अभी ठंड पड़ रही है, अक्टूबर की बात करें, ठंड पड़ना शुरू हो गई, तो हवा यहाँ पर क्या करती है, गैंजेस प्लेन में ठंडी होकर के नीचे बैठती है। अब हवा अगर नीचे बैठेगी तो इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पर प्रेशर हाई बनेगा। अब हाई प्रेशर है, इसका मतलब हवा उल्टी चलना शुरू हो जाएगी। तो जो साउथ वेस्ट मानसून सितंबर तक था, अब उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहां से आप देखोगे इस डायरेक्शन में, और इसको बोल दिया जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब नॉर्थ ईस्ट मानसून जो रहता है वो फिर आकर के इस कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे हमारे यहां रेनफॉल करता है। तो फिर से थोड़ा पहले चलें, जो साउथ वेस्ट मानसून आया था उसकी वजह से महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पर रेनफॉल अच्छी हुई थी। अब रेनफॉल अच्छी हुई थी तो इसका मतलब यहाँ पर सॉइल में ऑलरेडी मॉइस्चर है। अब इस मॉइस्चर के होने के बावजूद यहाँ पर ये अब टॉरेंशियल ये रेनफॉल और होगी। अब इस रेनफॉल की वजह से क्या हो गया, अब मॉइस्चर ऑलरेडी है सॉइल में, तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी पानी को, और वो फिर बाद में फ्लड के रूप में कन्वर्ट हो गई। और दूसरा, ऑलरेडी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैकिंग थी वो हमने समझ ही ली। ये ज्योग्राफिकल लैकिंग बता दी, ज्योग्राफिकल सेगमेंट मैंने क्लियर कर दिया कि किस तरीके से रेनफॉल हुआ, क्या हुआ। और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू कि भाई सीवर लाइन प्रॉपर नहीं बनी हुई है, नाले हैं जो बहुत सालों पुराने हैं, ना मेंटेनेंस है उनका, उनकी क्लॉगिंग हो जाती है। इस वजह से जो सिटीज़ में है फ्लड्स रिपीटेडली देखी जाती है, जैसे कि चेन्नई में भी 5 साल पहले देखा गया था। ठीक है, इसके अलावा इस पूरे आर्टिकल में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इवन मैंने एडिशनल भी कुछ और बताने की कोशिश की है, एक बार आप रीडिंग ज़रूर मार देना इसकी। ठीक है, क्लियर आपको हो जाएगा। चलो, थैंक यू।